नमस्कार दोस्तों, परिमत आर्ट्स कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं। आज हम समकालीन विश्व की राजनीति में दूसरा चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि दो ध्रुवीयता क्या होता है और दो ध्रुवीकरण क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और सोवियत प्रणाली क्या थी इसके बारे में हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब जब दो ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो चुकी, ठीक है, और दो ध्रुवीयता समाज के महाशक्तियों की स्थापना हो चुकी है विश्व में, ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ के ब्लॉकों के द्वारा, ठीक है। तो जब शीत युद्ध का आरंभ हुआ और कुछ वर्ष तक ये गुट चले आपस में, अंततः क्या हुआ, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये देखा जाता है कि दो ध्रुवीयता की समाप्ति, यानी कि वो कमजोर होने लगता है। अब वो कमजोर क्यों होने लगता है? तीन कारणों की वजह से कमजोर होने लगता है। पहला प्रमुख कारण ये है कि ये लोग अपनी स्वतंत्र राजनीति, जो इस गुट में शामिल जो लोग थे वो अपनी स्वतंत्र राजनीति को स्थापित करना चाहते थे। दूसरा, वो अपने आप को आजाद करना चाहते थे, यानी कि लोकतांत्रिक आंदोलन की उन लोगों ने शुरुआत की, गुटों के अंदर शामिल देशों ने, ठीक है। और तीसरा प्रमुख कारण ये था कि गुट में शामिल जो देश थे, ठीक, गुट में जो शामिल देश थे उनके गुटों अमेरिका और ब्रिटेन फ्रांस के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए विचारों को लेके। ऐसे ही सोवियत और चीन के बीच में विचारों को लेके मतभेद उत्पन्न हो गए, ठीक है। तो उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए, तो इससे क्या नाम है, दोनों गुट अमेरिका ब्लॉक और सोवियत ब्लॉक दोनों के दोनों कमजोर होने लगे। तो इनके कमजोर होने के पीछे क्या कारण थे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 20 से 23 तक दिखला रखा है। पहला था यूगोस्लाविया और सोवियत संघ के और अन्य राज्य जो थे उनके बीच में राष्ट्रवादी शक्तियों का उदय होना, यानी कि राष्ट्रवादी आंदोलन का शुरू करना। यूगोस्लाविया ने 1948 में अपने आप की अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को स्थापित करना चाहता था, स्वतंत्र रूप से विश्व स्तर पर, ठीक है, और अपने आप को एक आजाद देश के रूप में देखना चाहता था, ठीक है। इसलिए यूगोस्लाविया ने 1948 में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू कर दिया सोवियत संघ के खिलाफ, ठीक है। इसी प्रकार ही सोवियत संघ के गुटों में शामिल जो देश थे उन्होंने भी क्या किया, सोवियत संघ के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिसमें से 1956 का एक हंगरी विद्रोह शामिल होता है, ठीक है। अब दूसरा प्रमुख कारण ये देखा जाता है सोवियत संघ के गुट का कमजोर होने को लेके चीन और सोवियत संघ के बीच में वैचारिक मतभेद होना, जो 1970 के दशक के आसपास देखा जाता है। क्योंकि उस समय जो चीन के माओ और सोवियत संघ के नेता के बीच में वैचारिक मतभेद तो उत्पन्न हो जाते, और उस समय ही 1970 के दशक के आसपास चीन अपने आप को परमाणु बम में सशक्त बना लेता है और सोवियत अमेरिका के साथ उसके कुछ वार्तालाप होने लगते हैं, यानी कि वो पूंजीवाद की तरफ भी जाने लगता है एक तरीके से देखा जाए तो, यानी कि उनसे सहायता मांगने की कोशिश करता है ताकि वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाए, अपने आप को विश्व स्तर पर स्थापित कर पाए, ये करने की कोशिश करता है, ठीक है। और ये उस समय तक 1970 के दशक तक चीन जो है अपने आप को इतना सशक्त बना लेता है कि अब उसको सोवियत संघ की जरूरत नहीं थी। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए समाजवाद को लेके, ठीक है। और तीसरा प्रमुख कारण ये है कि पूर्वी यूरोप में मुक्ति लहर, ठीक है। हम जानते हैं कि यूरोप जो है दो भागों में बढ़ गया था, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप, ठीक है, जहाँ पे पश्चिमी यूरोप अमेरिका के हाथ में था और पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के हाथ में था, ठीक है। जब वहाँ पे इन लोगों ने देखा कि इस प्रकार से पूरे विश्व स्तर पर मुक्ति लहर चल रही है, यानी कि लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहे हैं, जहाँ पर लोग अपने आप को विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए अपनी स्वतंत्र राजनीति को अपनाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहते हैं। इसी वजह से वहाँ पे मुक्ति लहर दौड़ी, जिसमें से पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों ने उदारवादी आंदोलन शुरू किए सोवियत संघ के खिलाफ, ठीक है। तो इस तरीके से सोवियत ब्लॉक जो है कमजोर हुआ। अब अमेरिकन ब्लॉक कैसे कमजोर हुआ इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों की कमजोरी की वजह से ही दो ध्रुवीयता विश्व
जो है कमजोर होने लग गया और वो समाप्ति के दौर से गुजरने लग गया। ठीक है, हम जानते हैं कि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस एक अच्छे दोस्त थे। ठीक है, जब 1956 में यानी कि 20वीं शताब्दी के 5वें दशक के मध्य में स्वेज नहर जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस द्वारा यूज किए जाते थे व्यापार को लेके, अर्थव्यवस्था को लेके, उसका ब्रिटेन और फ्रांस ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि अब वही देश, सरकार, वो रिवर जो है सरकार के हाथ में आ गया और सरकार उसको सरकारी रूप से यूज कर सकते हैं, कोई भी उसको प्राइवेट रूप से यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, जब ये स्वेज नहर को ब्रिटेन और फ्रांस ने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया तो अमेरिका को इसकी जानकारी नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अमेरिका का विश्वास खो दिया किसने, ब्रिटेन और फ्रांस ने। ठीक है, और अमेरिका का विश्वास टूटता ही चला गया। फिर लैटिन अमेरिका में राष्ट्रवाद का उदय, ये सेकंड कारण है अमेरिकी ब्लॉक का कमजोर होना। इसके अंदर क्या हुआ, जब इसने अपने आसपास के देशों को देखा कि ये लोग अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को स्थापित करना चाहते हैं और अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करना चाहते हैं विश्व राजनीति पे, तो इस अमेरिका के सबसे नज़दीक ये देश जो है अपने आप को भी स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहता है, जिसने वहाँ पे राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू किया और इनके नेताओं ने राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू किया। ठीक है, और इसका एक प्रमुख कारण ये भी था कि क्यूबा जो सबसे नज़दीकी द्वीप था वहाँ पे समाजवाद की स्थापना हो रही थी और अमेरिका का वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं था और वहाँ पे एक राष्ट्रवादी आंदोलन चालू था उस समय तक समाजवाद को लेके। इस वजह से भी अमेरिका के कई देश और लैटिन अमेरिका ने राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू किए अपने आप को आज़ाद करने के लिए। और तीसरा प्रमुख कारण ये है फ्रांस की विश्व राजनीति में सक्रियता। जनरल डी गॉल, ठीक है, ये वहाँ के प्रमुख नेता थे उस समय फ्रांस के, तो इन्होंने भी इसी तरीके से सोचा जिस तरीके से पूरे विश्व में लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहे थे और अपने आप को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाना चाहते थे विश्व राजनीति में। तो इन्होंने भी क्या किया, अपने आप को स्थापित करने के लिए, स्वतंत्र रूप से स्थापित करने के लिए, ताकि ये लोग किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे, क्योंकि दूसरे के ऊपर निर्भर होने का मतलब ये है कि आप उनसे बार बार सहायता मांगना। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने आप को आज़ाद घोषित किया और अपनी राजनीति को सक्रिय बनाने के लिए स्वतंत्र रणनीतियाँ अपनाई ताकि वो विश्व पे अपना वर्चस्व दिखला सके, अपने आप को प्रेजेंट कर सके। तो ये 6 प्रमुख कारण हैं। 3 प्रमुख कारण सोवियत संघ को कमज़ोर करने वाले और 3 प्रमुख कारण अमेरिकन ब्लॉक को कमज़ोर करने वाले, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, धीरे धीरे 2 ध्रुवीयता का अंत होने लगता है। ठीक है।